नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज से हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड कनिष्ठ सहायक एग्जाम 2026 के लिए सामान्य हिंदी की सीरीज। और इस सीरीज के माध्यम से दोस्तों यूकेटीएलसी का जो सामान्य हिंदी का सिलेबस है, इसको मैं आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ इस सीरीज के माध्यम से। यूकेटीएलसी की जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, चाहे वो हाई कोर्ट के अंतर्गत जो कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकली है, यूकेटीएलसी ने निकाली वो भर्ती, और चाहे जो इंटरमीडिएट स्तरीय आने वाली कनिष्ठ सहायक की भर्ती है, दोनों का हिंदी का सिलेबस एक ही रहने वाला है। और यूकेटीएलसी के जितने भी एग्जाम होते हैं जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, सिलेबस लगभग वही का वही रहता है। तो आप चाहे कनिष्ठ सहायक की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, आप सभी के लिए हिंदी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कंप्लीट सिलेबस दोस्तों इस सीरीज के माध्यम से मैं आपको कराने वाला हूं। तो आज हमारा लेक्चर 1 है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा की उपभाषाएं, प्रमुख बोलियां और देवनागरी लिपि के बारे में। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। और एक और महत्वपूर्ण सूचना दोस्तों आपको दे दूं, यूकेटीएलसी आगामी एग्जाम के लिए हमारा उत्तराखंड का संपूर्ण कोर्स चल रहा है हमारे ऐप पे। एप्लीकेशन का नाम है जरधारी क्लासेस ऐप। इसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप में आपको उत्तराखंड का संपूर्ण कोर्स मिल जाएगा। ये ऑनलाइन कोर्स हमारा चल रहा है, कनिष्ठ सहायक भर्ती और आगामी जो भर्तियां हैं। और इसमें आपको हर दिन 2 वीडियो लेक्चर मिलते हैं। प्रत्येक वीडियो लेक्चर के डिटेल्स पीडीएफ नोट्स भी दिए जाते हैं, जिनको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और प्रत्येक टॉपिक के एमसीक्यू टेस्ट भी कराए जाते हैं, मॉक टेस्ट भी कराए जाते हैं, और साथ में आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी इसमें डिटेल्स सोल्व कराए जाते हैं। और जो टेस्ट होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को विस्तार से एक्सप्लेन किया जाता है, और साथ में टेस्ट बाइलिंगुअल होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होते हैं। यदि आप इस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और जरधारी क्लासेस ऐप को इंस्टॉल करके जल्द ही इस कोर्स से आप जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट उत्तराखंड का सिलेबस कवर कराया जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें हिंदी भाषा के विकास की, तो हिंदी भाषा भारोपीय यानी इंडो यूरोपियन परिवार की शाखा है। कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी भाषा किस परिवार की शाखा है, तो वो है इंडो यूरोपियन यानी भारोपीय परिवार की शाखा। अब जो ये भारोपीय परिवार है, इसकी 2 शाखाएं हैं, एक है भारतीय ईरानी शाखा, एक है यूरोपीय शाखा। भारतीय ईरानी शाखा की एक उप शाखा है भारतीय आर्य भाषा। और जो भारत में भाषाएं हैं और जो हिंदी भाषा है, इसका विकास अगर हम बात करें तो भारतीय आर्य भाषा से ही हिंदी भाषा का विकास हुआ है। भारतीय जो आर्य लोग थे वो कौन सी भाषा बोलते थे, उनकी कौन सी भाषा थी, संस्कृत। और इसीलिए संस्कृत को हिंदी की जननी भी कहा जाता है। तो भारतीय आर्य भाषा से ही हिंदी का विकास हुआ है। अगर हम बात करें भारतीय आर्य भाषा की, तो भारतीय आर्य भाषा को हम 3 काल में विभाजित करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हम इतिहास की बात करें, आर्यों के इतिहास की बात करें, तो कई इतिहासकार मानते हैं कि जो आर्य थे वो यूरोप, ईरान, अफगानिस्तान, भारत के कई क्षेत्रों में फैले हुए थे, और वो जिस भाषा को प्रयोग में लाते उसे भारतीय आर्य भाषा कहा जाता है। और उनकी जो मूल भाषा थी वो थी संस्कृत, और इसीलिए सभी भाषाओं की जो जननी है वो संस्कृत ही है। तो भारतीय आर्य भाषा यानी इंडो आर्यन जो लैंग्वेज थी, उसको हम 3 काल में विभक्त करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, इसका काल 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल 1000 ईस्वी से लेकर अब तक माना जाता है। इसमें मुख्यतः कौन सी भाषा आती है, हिंदी भाषा आती है। अब इनके बारे में हम डिटेल्स में अभी चर्चा करने वाले हैं। जो भारतीय आर्य भाषा, जैसे मैंने आपको कहा अभी कि भारतीय आर्य भाषा को हम 3 काल में विभक्त करते हैं, 3 काल में इसको बांटा गया है। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, प्राचीन भारतीय जो आर्य भाषा है, इसको भी हम 2 काल में विभक्त करते हैं। एक वैदिक संस्कृति, क्योंकि आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। तो जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा है, इसको भी 2 काल में विभक्त करते हैं। वैदिक संस्कृति, इसको छांदस कहा जाता है। तो यहां से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि छांदस किसे कहते हैं, वैदिक संस्कृति को कहते हैं। और वैदिक संस्कृति का जो काल है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक किस लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता था, कौन सी भाषा प्रचलित थी, तो वो थी वैदिक संस्कृति। और जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, तो ऋग्वेद की रचना किसमें हुई है, वैदिक संस्कृति में ही हुई है। उसके बाद
दूसरा जो काल है वो है लौकिक संस्कृति का, 1000 ईस्वी से लेकर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक, ये लौकिक संस्कृति का काल है। और जितने भी यहाँ पे पुराण पुराण हो गया या उपनिषद हो गए, उपनिषदों की रचना, ये सभी किस भाषा में हुई, तो लौकिक संस्कृति में। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा को भी दो काल में हम डिवाइड करते हैं, वैदिक संस्कृति काल और लौकिक संस्कृति काल। उसके बाद आता है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल। ये काल है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक। इसमें मुख्यतः 3 भाषाएं प्रचलित थी। सबसे पहले जो भाषा प्रचलित थी वो थी पाली भाषा। पाली भाषा का जो काल है वो है 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। और इसमें जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो प्रमुख ग्रंथ हैं या जो बुद्ध के जो सारे उपदेश हैं वो पाली भाषा में ही दिए गए हैं। तो बुद्ध के उपदेश वो कौन सी भाषा में दिए गए हैं, तो पाली भाषा में ही दिए गए हैं। प्राकृत भाषा का जो काल है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। और जो भगवान महावीर हुए, ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर, इनके सारे उपदेश प्राकृत भाषा में ही उन्होंने अपने सारे उपदेश दिए थे। तीसरा यहाँ पे अपभ्रंश काल, ये 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक है। तो अपभ्रंश का मतलब होता है भटका हुआ है। कई बार अर्थ पूछा जाता है अपभ्रंश का, तो इसका मतलब होता है भटका हुआ। और इसी अपभ्रंश से ही फिर हिंदी का विकास होता है। हिंदी का जो इतिहास की शुरुआत मानी जाती है वो अपभ्रंश काल से ही मानी जाती है। उसके बाद हम बात करें आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं की, तो आधुनिक भारतीय जो आर्य भाषा है वो कौन सी है, हिंदी है। और हिंदी को फिर हम 3 काल में स्टडी करते हैं। प्राचीन हिंदी 1100 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक, मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, और फिर आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से लेकर अब तक जो हम हिंदी बोल रहे हैं, जो हिंदी का प्रयोग हम बोलचाल में करते हैं, वो कौन सी है, आधुनिक हिंदी है। तो इस प्रकार भारतीय आर्य भाषाओं को 3 काल में बांटा गया। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखो भाषा का विकास कैसे होता है, तो मनुष्य की प्रकृति रही है सरलीकरण। सरलीकरण तो मनुष्य को जो भाषा, क्योंकि देखो आज बहुत सारे लोग संस्कृत नहीं बोल सकते हैं, तो उस समय जो लोग संस्कृत बोलते उसमें अधिकांश लोग ऐसे हुए फिर जो संस्कृत को बोलचाल भाषा में प्रयोग नहीं कर सके। तो फिर इस प्रकार फिर दूसरी भाषा का विकास हुआ, और इस प्रकार संस्कृत से होते हुए कई भाषाएं बीच में आए, और फिर अंत में हिंदी का विकास इस प्रकार से हुआ माना जा सकता है। तो मनुष्य की प्रकृति रही है सरलीकरण की ओर। उसे जो भाषा सरल लगती है बोलने के लिए, वो उसी का प्रयोग फिर आम बोलचाल में करता है, उसी का प्रयोग फिर वो साहित्य में करने लग जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भाषा का विकास होता है। अब हम यहाँ पे डिटेल्स में चर्चा करेंगे अपभ्रंश काल की, क्योंकि देखो यहाँ पे हिंदी की आदि जननी, हिंदी की जो जननी है वो कौन है, वो है संस्कृत। लेकिन हिंदी का जो इतिहास, हिंदी का इतिहास जो प्रारंभ होता है वो कहां से हुआ माना जाता है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनते एग्जाम में। वो माना जाता है अपभ्रंश से, क्योंकि देखो अपभ्रंश और अपभ्रंश के बाद सीधे कौन सी भाषा आ गई, हिंदी भाषा आ गई। तो इसलिए हिंदी के इतिहास का प्रारंभ माना जाता है अपभ्रंश काल से या अपभ्रंश भाषा से। अब हम जो अपभ्रंश काल है, जो अपभ्रंश भाषा है, इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। तो अपभ्रंश काल माना जाता है 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश के कुछ महाकवि हुए, और यहां से कई बार एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। एक है स्वयंभू, दूसरे हैं पुष्पदंत, और तीसरे महाकवि हैं धनपाल। यहाँ से मैक्सिमम एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। और दोस्तों मैं डिटेल्स में आपको यहाँ पे हर चीज कवर कराऊंगा इस हिंदी व्याकरण कोर्स में, और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर हम बात करें सबसे पहले स्वयंभू की, तो अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। स्वयंभू की एक रचना है पौमचर्यु। पौमचर्यु ये किसकी रचना है, तो ये है स्वयंभू की। और स्वयंभू ने पौमचर्यु नामक जो रचना है स्वयंभू की, इन्होंने राम का चरित्र इसमें विस्तार से वर्णित किया है। तो पौमचर्यु में क्या मिलता है, राम का चरित्र, राम के चरित्र का विस्तार वर्णन किया गया है स्वयंभू के द्वारा। पौमचर्यु जो उनकी रचना है, और इस पौमचर्यु को इन्होंने पूर्ण नहीं किया था। इस पौमचर्यु जो ये रचना है, इसको स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। तो स्वयंभू का पुत्र था त्रिभुवन। प्रश्न बन सकता है कि जो
अपभ्रंश के वाल्मीकि स्वयंभू की रचना है पौमचर्यु। इसको पूरा करने का कार्य किसने किया था? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने। तो ये भी आपको यहाँ पे नोट करना है। दूसरे महाकवि हुए अपभ्रंश काल के पुष्पदंत। पुष्पदंत की एक रचना है महापुराण। महापुराण में क्या है? जैन परंपरा के 63 सलाहकार पुरुषों का चरित्र इन्होंने महापुराण में किया है। दूसरी रचना है यहाँ पे णाय कुमार चर्यु। णाय कुमार चर्यु इनकी दूसरी रचना है पुष्पदंत की। और तीसरी यहाँ पे जसह चर्यु। तो ये तीन प्रमुख रचनाएं देखने को मिलती है पुष्पदंत की, जो कि अपभ्रंश के महाकवियों में से एक थे। और तीसरे महाकवि थे यहाँ पे धनपाल। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है यहाँ पे भविष्ययत। भविष्ययत किसकी रचना है? तो वो है अपभ्रंश काल के महाकवि धनपाल की। तो ये तीनों कवियों के बारे में और इनकी रचनाओं के बारे में आपको जरूर नोट करना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हिंदी का इतिहास प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो अपभ्रंश काल से। अपभ्रंश के बाद हिंदी के इतिहास का जो प्रारंभ कहाँ से हुआ माना जाता है? अपभ्रंश से माना जाता है। अपभ्रंश से हिंदी का इतिहास प्रारंभ हुआ। अब अगर हम बात करें कि अपभ्रंश से कौन कौन सी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ है, जैसे मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है, तो कौन कौन सी अन्य आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है, तो इसको भी जानना जरूरी है। यहां से भी कई बार एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो अपभ्रंश के 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्ध मागधी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश और महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। अब सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, जो ये आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं हैं, इनका विकास हुआ। तो प्रश्न बनता है कि पश्चिमी हिंदी, जो पश्चिमी हिंदी है, उसका विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो सौरसेनी अपभ्रंश से। दूसरा है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, उड़िया और बांग्ला भाषा का विकास हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। तो कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पूर्वी हिंदी का विकास अब कौन से अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी से। हिंदी का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है। लेकिन जो हिंदी की जो भाषा है पूर्वी हिंदी, जो पूर्वी हिंदी है, देखो पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ, जबकि पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी से। उसी प्रकार जो पहाड़ी हिंदी है, जिसमें गढ़वाली और कुमाऊनी आती है, उसका विकास किससे हुआ है? तो उसका विकास हुआ है खस अपभ्रंश से। लेकिन जो ये खस अपभ्रंश है, ये किससे प्रभावित है? तो सौरसेनी से प्रभावित है। तो कई बार एग्जाम में क्या होता है कि जब पूछा जाता है कि पहाड़ी जो हिंदी है उसका विकास कौन से अपभ्रंश से हुआ है, तो कई बार ऑप्शन में खस नहीं देगा, क्योंकि खस और ब्राह्मण ये दोनों प्रभावित है सौरसेनी से। तो कई बार अगर ऑप्शन में सौरसेनी आता है तो फिर आपको सौरसेनी ही यहाँ पे करना होगा। तो पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है खस से, लेकिन खस ये किससे प्रभावित है? तो यह है सौरसेनी से प्रभावित। उसी प्रकार ब्राह्मण भी देखने को मिलती है। ब्राह्मण और खस ये दोनों सौरसेनी से अत्यधिक प्रभावित हैं। और ब्राह्मण से किसका विकास हुआ है? सिंधी का विकास हुआ है। और फिर आता है यहाँ पे महाराष्ट्री, तो महाराष्ट्री से मराठी भाषा का विकास हुआ। तो ये तो अपभ्रंश के भेद थे जिससे कई आधुनिक आर्य भाषाओं का विकास हुआ है। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आप स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब यहाँ पे अगर हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें, हिंदी भाषा का विकास, तो अभी तक हमने जो भी समझा उसको यहाँ पे एक बार आप जरूर समझें दोबारा से। तो हिंदी भाषा का विकास इस प्रकार हुआ। सबसे जो प्राचीन भाषा वो है संस्कृत, जो आर्यों की भाषा थी, और इसीलिए संस्कृत को ही हिंदी की आदि जननी भी कहा जाता है। संस्कृत के बाद यहाँ पे आती है पाली। ये क्रम आपको जरूर नोट करना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। पाली के बाद प्राकृत भाषा का विकास हुआ। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद हुआ हिंदी का विकास। लेकिन यहाँ पे अपभ्रंश से जब हिंदी का विकास हो रहा था तो एक संक्रमण काल जो आता है बीच में, उस काल में जो भाषा थी उसे कहा जाता है अवहट। इसे कहा जाता है यहाँ पे अवहट। और इस अवहट से कई प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यह भी बताना जरूरी है। अवहट को कहा जाता है अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है परवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है? अवहट को कहा जाता है।
क्योंकि देखो जब अपभ्रंश से हिंदी का विकास हो रहा था, और मैंने आपको बता भी दिया है कि जो हिंदी की इतिहास का प्रारंभ माना जाता है वो अपभ्रंश से ही माना जाता है, क्योंकि अपभ्रंश के बाद हिंदी का विकास हुआ। लेकिन इस बीच क्योंकि डायरेक्ट सीधे एक भाषा से दूसरी भाषा तो विकसित नहीं होती, एक संक्रमण काल आता है बीच में, और उस काल की जो भाषा है उसे कहा जाता है अवहट। तो अपभ्रंश का अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश किसे कहा जाता है, वो अवहट को कहा जाता है। और अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की जो संक्रमण कालीन भाषा है, अपभ्रंश और आधुनिक आर्य भाषा यानी हिंदी के बीच की जो संक्रमण कालीन भाषा है उसे कहा जाता है अवहट। तो ये आपको विशेष रूप से नोट करना है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बता दिया है। अब हम बात करें हिंदी भाषा की। हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाओं और बोलियों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बोली क्या होती है, उपभाषाएं क्या है, भाषा क्या है, इनमें अंतर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और एक बार ये विकास क्रम वैसे मैंने आपको ऊपर बता दिया है, तो इसको आपको जरूर नोट करना है। तो सबसे जो जननी है संस्कृत, हिंदी की आदि जननी, हिंदी की आदि जननी कहा जाता है किसको, संस्कृत को। संस्कृत के बाद यहाँ पे पाली भाषा, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ। हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ कहाँ से हुआ माना जाता है, तो अपभ्रंश से ही माना जाता है। और अपभ्रंश और जो आधुनिक आर्य भाषा यानी हिंदी, अपभ्रंश और हिंदी के बीच संक्रमण काल की जो भाषा थी उसे कहा जाता है अवहट, जिसे अपभ्रंश का अपभ्रंश या परिवर्ती अपभ्रंश भी माना जाता है। और अपभ्रंश के बाद अवहट, और अवहट के बाद जो हिंदी है आधुनिक आर्य भाषा। इस प्रकार ही हिंदी भाषा के विकास का क्रम चलता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे हिंदी भाषा की उपभाषाओं और बोलियों के बारे में। काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये लेक्चर रहने वाला है, और काफी डिटेल्स में आपको इसके बारे में हम चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं। तो जो हिंदी भाषा की उपभाषाएं हैं और बोलियां हैं, पहले इसमें एक सूक्ष्म अंतर आपको समझना होगा कि बोली क्या होती है, उपभाषा क्या होती है और भाषा क्या होती है। तो जो बोली होती है वो एक छोटे से क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा होती है। जो बोली होती है वो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है, उसे कहा जाता है बोली, क्योंकि इस बोली में कोई भी साहित्यिक रचना नहीं होती है। अब जब यही बोली, इस बोली में जब साहित्यिक रचना होने लग जाए और ये एक विस्तृत क्षेत्र में एक अपने क्षेत्र के विस्तार करने लग जाए, तो फिर इसे कहते हैं उपभाषा। जैसे अगर हम बात करें अवधि, अवधि में एक बोली थी, अवधि में बहुत सारी क्या हुई, फिर रचनाएं होने लगी। जैसे रामचरितमानस तुलसीदास जी ने अवधि में लिखी है, तो फिर अवधि को क्या कहा जाता है, उपभाषा कहा जाता है। और यही उपभाषा जब और अधिक प्रतिष्ठित हो जाती है और इसको सरकार भी मान्यता दे देती है, इसको राजभाषा के रूप में या राष्ट्रभाषा के रूप में या राजभाषा के रूप में अगर प्रयोग करने लग जाए, तो उसे कहा जाता है भाषा। तो बोली, उपभाषा और भाषा में एक सूक्ष्म अंतर है। बोली जो एक छोटे से क्षेत्र में बोली जाती है, लेकिन इसमें कोई विशेष रचनाएं नहीं होती है। अगर यही बोली एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाए और अगर इसमें साहित्यिक रचनाएं होने लग जाए, तो फिर इसको उपभाषा या फिर इसे भाषा भी कहा जा सकता है, अगर इसका क्षेत्र अधिक प्रतिष्ठित हो गया है और इसने अपना क्या कर लिया है, विस्तार कर लिया है, और बहुत सारी साहित्यिक रचनाएं इसमें अगर होने लग जाए, तो बहुत सूक्ष्म अंतर इसमें देखने को मिलता है। तो हिंदी भाषा में 5 उपभाषाएं हैं। हिंदी भाषा को 5 उपभाषाओं में बांटा गया है और इसमें कुल 17 बोलियां आती हैं। तो 5 उपभाषाएं कौन सी है हिंदी भाषा की? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी अपभ्रंश से, क्योंकि हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है, जो आरंभ माना जाता है, वो अपभ्रंश से माना जाता है। जबकि इसकी आल जननी कौन है? संस्कृत। तो संस्कृत तो इसकी जननी है, लेकिन जो इसके इतिहास का प्रारंभ माना जाता है वो अपभ्रंश को माना जाता है, यानी इसकी उत्पत्ति हुई है अपभ्रंश से। अपभ्रंश से सीधे हिंदी का ही विकास हुआ है, और जो बीच के संक्रमण काल उसे अवहट कहा जाता है। तो पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। अपभ्रंश के भेदों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। तो जो पूर्वी हिंदी है इसकी उत्पत्ति हुई है अर्धमागधी से, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति शौरसेनी से हुई है, राजस्थानी की उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से, बिहारी हिंदी की उत्पत्ति मागधी अपभ्रंश से और पहाड़ी हिंदी की उत्पत्ति खस अपभ्रंश से। अगर हम बोलियों की बात करें तो पूर्वी हिंदी में प्रमुख 3 बोलियां आती हैं, अवधी,
बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी ये प्रमुखता लखनऊ क्षेत्र में बोली जाती है और इसी अवधि में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस भी लिखी है। तो साहित्य रूप में अवधि का बहुत प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। बघेली ये कहाँ बोली जाती है? ये बोली जाती है मध्य प्रदेश और यूपी के रीवा क्षेत्र में। उसी प्रकार जो छत्तीसगढ़ी है ये कहाँ बोली जाती है? छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। और अवधि ये लखनऊ क्षेत्र के आसपास बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी का उत्पत्ति हुई अर्धमागधी अपभ्रंश से और इसमें 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो देखो प्रश्न इस प्रकार से बनता है कि जो अवधि है ये किस हिंदी भाषा की उपभाषा में आता है? ये किस में आती है? पूर्वी हिंदी में आती है, पश्चिमी हिंदी में आती है, या बिहारी हिंदी में आती है, या राजस्थानी हिंदी में आती है? तो अवधि आती है पूर्वी हिंदी में। अवधि पूर्वी हिंदी की एक बोली है। अभी हिंदी में इसे बोली ही माना गया है, ठीक है, लेकिन इसमें भी साहित्यिक रचनाएं होने लग गई हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पश्चिमी हिंदी, तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से और पश्चिमी हिंदी में 5 बोलियां आती है। कौन कौन सी? खड़ी बोली। अब यहाँ पे देखो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों मैं बीच में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं। खड़ी बोली को कहा जाता है कोरवी या नागरी। खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कोरवी या नागरी। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि कोरवी किसे कहा जाता है या नागरी किसे कहा जाता है? तो खड़ी बोली को कहा जाता है। और खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किसने किया? महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है। तो ये क्या? राहुल सांकृत्यायन ने। खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली के लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किया है। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? दिल्ली, मेरठ, देहरादून, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में खड़ी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली हिंदी की ही क्या है? बोली है, यानी है तो ये हिंदी ही। लेकिन देखो बहुत कम लोग हैं जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं। शुद्ध हिंदी तो बहुत कम लोग बोल पाते हैं, लेकिन हर क्षेत्र में हिंदी का जो रूप है वो बदल जाता है। हर गांव में, हर जिले में आपने देखा होगा कि एक जिले के लोग बोलते दोनों हिंदी हैं, 2 जिलों के लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन उनकी बोली में कुछ अंतर होगा और दूसरे जिले की बोली में कुछ अंतर देखने को मिलेगा। तो हर जिले में, हर राज्य में हिंदी में भी अंतर देखने को मिलता है। तो हिंदी में जो अंतर होता है, जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की जो 5 बोलियां हैं उसमें जो खड़ी बोली है इसे कोरवी या नागरी कहा जाता है और इसके लिए कोरवी शब्द का प्रयोग किया था राहुल सांकृत्यायन ने। दूसरी है ब्रजभाषा। ब्रजभाषा ये मथुरा और आगरा क्षेत्र में बोली जाती है और ब्रजभाषा में बहुत सारी हमें साहित्यिक रचनाएं देखने को मिलती है। तीसरी है बुंदेली। बुंदेली ये मध्य प्रदेश और यूपी के बुंदेलखंड और छतरपुर क्षेत्र में बोली जाती है। फिर है कन्नौजी। कन्नौजी बोली जाती है कन्नौज क्षेत्र में। और फिर यहाँ पे बांगरू। बांगरू को हरियाणवी भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है कि बांगरू किसे कहा जाता है? तो हरियाणवी को बांगरू कहा जाता है। उसके बाद है राजस्थानी, जो तीसरी उपभाषा है हिंदी की। राजस्थानी की उत्पत्ति होती है शौरसेनी अपभ्रंश से और राजस्थानी में 4 बोलियां हैं। जो राजस्थानी हिंदी है उसे 4 बोलियों में बांटा गया है। एक है मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। जो मारवाड़ी है ये पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, तो इसलिए इसको पश्चिमी राजस्थानी के नाम से भी जाना जाता है। जो जयपुरी है इसे कहा जाता है पूर्वी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी या इसको ढूंढाली भी कहा जाता है। ढूंढाली। तो ढूंढाली या पूर्वी राजस्थानी किसे कहा जाता है? जयपुरी को कहा जाता है। तीसरी यहाँ पे मेवाती, ये उत्तरी राजस्थानी में बोली जाती है, उत्तरी राजस्थान में, तो इसलिए इसको उत्तरी राजस्थानी कहा जाता है। और जो मालवी है ये है दक्षिण राजस्थान में बोली जाती है, तो इसलिए इसको दक्षिणी राजस्थानी कहा जाता है। तो मारवाड़ी को पश्चिमी राजस्थानी कहते हैं, जयपुरी को पूर्वी राजस्थानी कहते हैं, मेवाती को कहते हैं उत्तरी राजस्थानी या इसको ढूंढाली किसे कहते हैं? ढूंढाली तो खैर पूर्वी राजस्थानी यानी जयपुरी को कहा जाता है। मेवाती को उत्तरी राजस्थानी कहते हैं और मालवी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहां तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी की उत्पत्ति होती है मागधी अपभ्रंश से और इसमें 3 बोलियां आती हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और इन्हें कहाँ बोला जाता है? बिहार में बोला जाता है। और फिर है पहाड़ी हिंदी, जिसकी उत्पत्ति खस अपभ्रंश से हुई और जो खस अपभ्रंश से है ये शौरसेनी अपभ्रंश से काफी प्रभावित है। तो कई बार अगर ऑप्शन में खस नहीं आएगा तो आपको शौरसेनी अपभ्रंश करना है।
तो अगर हम पहाड़ी हिंदी की बात करें, पहाड़ी हिंदी, इसमें भी फिर दो बोलें आती हैं, गढ़वाली और कुमाऊनी, और ये कहाँ बोली जाती है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी हिंदी बोली जाती है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में। इसमें गढ़वाली और कुमाऊनी बोली आती है। तो ये तो यहाँ पे हिंदी की प्रमुख उपभाषाएं और बोलियों के बारे में डिटेल्स में चर्चा की है। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं देवनागरी लिपि के बारे में। हम यहाँ पे चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि का विकास किस प्रकार हुआ, किस लिपि से इसका विकास हुआ है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं, इसकी वैज्ञानिक क्रमबद्धता क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण देवनागरी लिपि में समय समय पर कौन कौन से सुधार किए गए, क्योंकि अधिकांश प्रश्न अगर लिपि से पूछे जाएंगे तो देवनागरी लिपि के सुधारों से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं ये जो टॉपिक करा रहा हूँ आपको काफी डिटेल्स में, काफी डीप यहाँ पे करा रहा हूँ, ताकि आपका कोई भी प्रश्न इस टॉपिक से न छूट सके एग्जाम में। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और साथ साथ ये लेक्चर आपको अंत तक कंप्लीट देखना है। तो देवनागरी लिपि की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको लिपि के बारे में समझना होगा। लिपि है क्या? तो लिखित वर्ण संकेत लिपि है। लिखित वर्ण संकेत जो हम लिख रहे हैं, ये हमें पता है कि हिंदी भाषा में मैंने लिखा है, लेकिन जो लिखने की शैली है इसे कहा जाता है लिपि। जो मैंने लिखा है ना, ला, ये ई की मात्रा इसमें पड़ गई, ये जो लिखने की शैली है, ये मुझे पता है मैंने हिंदी भाषा में लिखा है, लेकिन ये किस शैली में लिखा है, जो शैली है इसे ही कहा जाता है लिपि। यानी लिखित वर्ण संकेत जिनके द्वारा भाव व विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है उसे कहा जाता है लिपि। जिस प्रकार हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि। तो जो मैंने ये जो मेरी लिखने की शैली है, जो मैंने ये लिखा है यहाँ पे लिखित वर्ण संकेत, ये जो लिखने की शैली है इसे ही कहा जाता है देवनागरी। तो मैंने जो हिंदी भाषा में ये लिखा है, ये किस लिपि में लिखा है? तो ये लिखा है मैंने देवनागरी लिपि में, और इसी के माध्यम से मैं अपने भाव और विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहा हूँ आपके सम्मुख। अगर हम अन्य भाषाओं की बात करें तो हिंदी की जो लिपि है, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि हिंदी की लिपि है देवनागरी। देवनागरी। अगर बात करें अंग्रेजी, तो अंग्रेजी जो हम लिखते हैं उसकी जो शैली है, हम किस शैली में उसको लिखते हैं, किस लिपि में लिखते हैं? तो रोमन में। अगर हम उर्दू की बात करें तो उर्दू जो भाषा है उसकी लिपि है फारसी। तो इस प्रकार प्रत्येक भाषा की जो लिखने की शैली होती है उसे उसकी लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि है देवनागरी, अंग्रेजी की लिपि है रोमन, और उर्दू की लिपि है फारसी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं देवनागरी लिपि के बारे में। तो पहले हम चर्चा करेंगे देवनागरी लिपि के विकास के बारे में, किस प्रकार देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास की बात करें तो ब्राह्मी, गुप्त लिपि, सिद्ध मात्रका लिपि, कुटिल लिपि और नागरी, इस प्रकार यहाँ पे विकास माना जाता है। यानी देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ है उसे किससे माना जाता है? ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। वैसे भारत की सभी लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। ब्राह्मी लिपि से ही सभी लिपियां निकलती हैं, तो ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास माना जाता है। ब्राह्मी से गुप्त लिपि, यहाँ पे सही क्रम है। ब्राह्मी से गुप्त लिपि विकसित हुई, गुप्त लिपि से सिद्ध मात्रका लिपि से कहा गया, फिर से कुटिल लिपि कहा गया, और फिर कुटिल लिपि से फिर इसे कहा गया नागरी लिपि। और नागरी में पश्चिम भारत में अगर बात करें, पश्चिमी क्षेत्र में इसे देवनागरी कहा गया, और पूर्वी क्षेत्र में इसे पूर्वी देवनागरी कहा गया। तो इस प्रकार ये नागरी लिपि यानी देवनागरी लिपि का विकास हुआ। देवनागरी लिपि ये अक्षर आधारित लिपि है, इसलिए इसे अक्षरात्मक लिपि भी कहते हैं, और इसमें एक वैज्ञानिक क्रमबद्धता देखने को मिलती है। सबसे सटीक वैज्ञानिक क्रमबद्धता अगर देखने को मिलती है तो वो इसी देवनागरी लिपि में देखने को मिलती है। रोमन लिपि के मुकाबले में या अन्य लिपियों के मुकाबले में देवनागरी लिपि में वैज्ञानिक क्रमबद्धता देखने को मिलती है। और देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ है वो गुर्जर वंशीय नरेश जयभट्ट तृतीया के शिलालेख जो कि गुजरात में मिला है, इस शिलालेख में देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कौन से शिलालेख में हुआ है? तो गुजरात में गुर्जर वंशीय नरेश जयभट्ट तृतीय के शिलालेख में हमें देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग देखने को मिलता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि देवनागरी
जो लिपि है इसकी व्युत्पत्ति के विषय में कौन कौन से मत विद्वानों के द्वारा दिए गए हैं। तो कुछ विद्वानों ने कहा कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण हैं उनकी लिपि होने के कारण इसे नागरी लिपि कहा गया है। देवनागरी लिपि को ही नागरी लिपि कहा जाता है। ठीक है, तो जो कई विद्वान ऐसे मानते हैं कि गुजरात के जो नागर ब्राह्मण थे वो इसका प्रयोग, इस शैली का प्रयोग अपने लेखन में करते थे और नागर ब्राह्मणों के नाम के कारण इसका नाम क्या पड़ा, नागरी लिपि पड़ा। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ये क्या कहते हैं, इन्होंने कहा कि नागरी नामकरण का आधार मध्ययुगीन स्थापत्य शैली, जो नागर शैली है उसे कहा जा सकता है। तो इन्होंने नागरी नामकरण का आधार क्या माना, जो नागर शैली है। नागर शैली क्या है, एक मध्ययुगीन स्थापत्य शैली है, स्थापत्य शैली है नागर शैली। आपने बहुत सारे मंदिर देखे होंगे नागर शैली से बने हुए हैं। तो इसी मध्ययुगीन स्थापत्य शैली नागर शैली को डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी ने नागरी नामकरण का आधार बताया। तो प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है एग्जाम में। देखो प्रश्न यहां से ही बन सकता है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि किसके अनुसार नागरी नामकरण का आधार नागर शैली है, तो वो है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ये क्या कहते हैं, तो इनका विचार है कि इस लिपि का प्रयोग देव भाषा संस्कृत लिखने में हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, देवनागरी पड़ गया। तो इन्होंने देवनागरी नाम पढ़ने का आधार क्या बताया, देव भाषा बताया कि ये एक देव भाषा थी और इसलिए इसे देवनागरी कहा गया। और अधिकांश विद्वान मानते हैं कि देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से ही हुआ है। तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ माना जाता है, ब्राह्मी लिपि से हुआ माना जाता है। तो ये तो देवनागरी शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में, या देवनागरी जो लिपि है इसका जो ये शब्द है देवनागरी, इसके नाम क्यों पड़ा देवनागरी, इसकी व्युत्पत्ति कैसी हुई, इसके विषय में बहुत सारे विद्वानों के इस प्रकार मत थे, ये भी आपको जरूर नोट करने हैं। अब आती है बारी देवनागरी लिपि के गुण और दोष क्या हैं। तो कुछ विशेष गुण और विशेष दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे। वैसे बहुत सारे गुण और दोष आपको बुक्स में भी मिल जाएंगे, लेकिन ये एग्जाम में वैसे पूछे नहीं जाते हैं। लेकिन कुछ विशेष गुण और दोषों के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। गुण क्या है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत, अर्थात जैसे का हो गया तो का के लिए हम का लिखते हैं, खा के लिए हम खा लिखते हैं, चा के लिए हम चा लिखेंगे। वहीं अगर आप बात करें जैसे जो अंग्रेजी भाषा है उसकी लिपि क्या है, रोमन लिपि। तो रोमन लिपि में क्या होता है, जैसे हमें क्या लिखना है, का लिखना है, तो का के लिए अंग्रेजी में के का प्रयोग होता है, सी का प्रयोग भी होता है। जैसे हमें लिखना है काव तो हम लिखते हैं सी ओ डब्ल्यू, यहाँ पे के ओ डब्ल्यू नहीं लिखते हैं, सी ओ डब्ल्यू लिखते हैं। ठीक है, और का के लिए के का प्रयोग भी होता है। तो यहाँ पे देखो का के लिए के का प्रयोग भी हो रहा है और सी का प्रयोग भी हो रहा है। जबकि हिंदी में एक वर्ण के लिए एक ही वर्ण संकेत है, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत होता है। जबकि रोमन लिपि में एक वर्ण ध्वनि के लिए दो या दो से अधिक क्या होते हैं, वर्ण संकेत भी होते हैं। तो ये देवनागरी लिपि का क्या है, गुण है। यानी एक ध्वनि के लिए, जैसे का ध्वनि है तो उसके लिए का ही प्रयोग होता है, आ ध्वनि के लिए आ का ही प्रयोग होता है, या ध्वनि के लिए या का ही प्रयोग होगा। दूसरा है एक वर्ण संकेत से एक ही ध्वनि व्यक्त होती है, जैसे का के लिए का ध्वनि होगी, वही है। ठीक है, और देवनागरी लिपि में मूक वर्ण नहीं है, साइलेंट वर्ण। जैसे आपने अगर आप अंग्रेजी में देखते हो तो जैसे आप ये है के एन ओ डब्ल्यू, नाउ, इसमें जो के है ये साइलेंट है यानी मूक वर्ण है, यू नो, नो इसका मतलब नो। ठीक है, लेकिन अगर हम पूरा वो करें इसको, अगर के भी इसमें जोड़ें तो कनाव हो जाएगा। लेकिन ये के इसमें क्या है, मूक वर्ण है, साइलेंट है। लेकिन हिंदी में कहीं भी आपको मूक वर्ण देखने को नहीं मिलेंगे, इसलिए इसकी वैज्ञानिक क्रमबद्धता क्या है, अधिक है। और एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम भी नहीं होता है। तो ये देवनागरी लिपि के गुण है। दोष क्या है, तो सिरोरेख का प्रयोग, जो सिरोरेख यानी जो मात्रा का प्रयोग होता है उसका जो अनावश्यक प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि इसके कारण तीव्र लेखन में रुकावट देखने को मिलती है। क्योंकि अगर आप रोमन लिपि की बात करें जो अंग्रेजी है उसकी लेखन जो स्पीड है वो अधिक है हिंदी से। हिंदी में जो तीव्र लेखन में रुकावट क्यों पैदा हो रही है, सिरोरेख के कारण। दूसरा है अनुस्वर एवं अनुनासिक के प्रयोग में एक रूपता का अभाव। अनुस्वर और अनुनासिक, इसका अगर हम प्रयोग करेंगे, जैसे हम अनुस्वर यानी अंग और जो अनुनासिक होते हैं जैसे माँ, गा, का, तो इनका जब हम प्रयोग कर रहे हैं तो एक रूपता का हमें अभाव हो रहा है। यहाँ पे डिफरेंस हम कई बार नहीं कर पाते हैं इसके उच्चारण में, मतलब उच्चारण में एक रूपता का अभाव हो रहा है। त्वरित पूर्ण लेखन नहीं है, क्योंकि लेखन में हाथ बार उठाना पड़ता है। और कुल मिलाकर 403 टाइप होते हैं हिंदी के टंकण में। तो टंकण और मुद्रा में कठिनाई यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने गुण और दोष यहाँ पे आपको
बता दिए हैं। वैसे एग्जाम के व्यू पॉइंट से यहाँ से प्रश्न कम ही पूछा जाता है। अब जो प्रश्न पूछ जाता है वो सबसे ज्यादा यहाँ से पूछ जाता है, देवनागरी लिपि में कब कब कौन कौन से सुधार किए गए, तो ये जानना आपके लिए अति आवश्यक है। देवनागरी लिपि के सुधारों की बात करें तो सर्वप्रथम महादेव गोविंद रनाडे, ये नाम आपको याद रहना चाहिए, गोविंद रनाडे, गोविंद रनाडे, इन्होंने एक लिपि सुधार समिति का गठन किया था। तो देवनागरी लिपि के लिए सर्वप्रथम लिपि सुधार समिति का गठन किया था गोविंद रनाडे ने, और उन्होंने देवनागरी लिपि में उस समिति ने कई सुधार किए थे। उसके बाद यहाँ पे तिलक फॉन्ट आता है। तिलक फॉन्ट ये बाल गंगाधर तिलक जी ने 1904 में अपने पत्र केसरी में 190 टाइपों का एक फॉन्ट साइज बनाया था। यानी इन्होंने देवनागरी लिपि में जो देवनागरी लिपि के जो देवनागरी जो लिपि है उसके जो टाइप हैं, उसके जो फॉन्ट है, उनका साइज बनाया जिसे तिलक फॉन्ट कहा जाता है। तो बाल गंगाधर तिलक ने भी देवनागरी लिपि के सुधार में प्रयत्न किए थे। तिलक फॉन्ट इन्होंने बनाया था 1904 ईस्वी में, अपने पत्र केसरी में इन्होंने इसे प्रकाशित किया था, तिलक फॉन्ट। उसके बाद डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास ने सुझाव दिया था कि जो पांचों अनुनासिक हल व्यंजनों के संयोग के स्थान पर हमें अनुस्वर का प्रयोग करना चाहिए। जो अनुनासिक है उसके स्थान पर हमें अनुस्वर का प्रयोग करना चाहिए। ये सुझाव किसका है देवनागरी लिपि के बारे में, तो ये है डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास का। जैसे अंगंक, गा क्या है, पंचम अक्षर है किसका, कवर का। तो हम ये ना ये था आ, गा और का। तो जो ये पंचम वर्ण है यानी अनुनासिक वर्ण है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अनुस्वर का प्रयोग करेंगे। तो इसको अब हटा के हम इसके स्थान पर अनुस्वर, यानी हम लाएंगे यहाँ पे अंक। आ के ऊपर हमने अनुस्वर का प्रयोग कर दिया, किसके बदले, गा के बदले। तो एक हमें लिखने में यहाँ पे सरलता हो गई। हम यहाँ पे 3 वर्ण लिख रहे थे हमें लिखने में, अब हमें यहाँ पे 2 ही लिखने पड़ रहे हैं। हमने जो पंचम अक्षर है जो अनुनासिक है गा, उसका प्रयोग हमने अनुस्वर के रूप में कर दिया। उसी प्रकार चिंता, चिंता तो जो ये ना अनुस्वर है, पंचम वर्ण है तवर का, इसके लिए हमने सिद्ध क्या कर लिया है, चिंता, ये अनुस्वर का प्रयोग कर लिया है। तो पांचों जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं, कवर का गा, चवर का या, तवर का ना, उसी बाद पवर का मा, टवर का ना, तो इन पांचों अनुनासिक व्यंजनों के लिए अनुस्वर का प्रयोग करना चाहिए। सुझाव किसने दिया था, डॉक्टर बाबू श्याम सुंदर दास ने। उसके बाद यहाँ पे नागरी लिपि सुधार समिति बनाई गई 1935 में, हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में। हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में जब हुआ 1935 में, तो काका कालेकर के नेतृत्व में एक नागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया गया, इसकी स्थापना की गई। इस सुधार समिति ने क्या क्या सुझाव दिए, तो इस सुधार समिति ने कहा था कि हिंदी, मराठी तथा गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाई जाए। किन किन के लिए, हिंदी, मराठी तथा गुजराती के लिए एक ही लिपि बनाई जाए। और हरिजन पत्र में काका कालेकर ने देवनागरी की जो स्वर ध्वनियां हैं उनको क्या किया था, प्रकाशित किया था, और देवनागरी लिपि में वर्णों की संख्या को कम करने का सुझाव भी दिया था हरिजन पत्रिका में, हरिजन पत्र में। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है कि देवनागरी लिपि में 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव किसने दिया था, तो काका कालेकर ने। काका कालेकर ने नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी लाने का प्रस्ताव दिया था नागरी लिपि सुधार समिति 1935 में। तो किसने सुधार दिया था, काका कालेकर ने। उसके बाद डॉक्टर गोरख प्रसाद जो का सुझाव था, इनका सुझाव था मात्राएं व्यंजनों के दाहिनी ओर ही लिखी जाएं। हम व्यंजनों के जैसे हमने की लिखना है तो का के दाएं और ई के मात्रा का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो इन्होंने सुझाव दिया था कि व्यंजनों के दाहिनी ओर मात्राएं लगाई जाएं। वैसे हम अगर हमें छोटा की लिखना होता तो हम लेफ्ट साइड लगाते हैं या ऊ की मात्रा हम नीचे लगाते हैं, लेकिन इनका सुझाव क्या था कि मात्राएं व्यंजनों के दाहिनी ओर ही लगाई जाएंगी। किसने सुझाव दिया था, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने। उसके बाद आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में एक समिति बनाई थी, और इस समिति ने भी एक तो ला वर्णमाला, जो ला वर्ण है इसको वर्णमाला में स्थान दिया था, और संयुक्त वर्णों के स्वतंत्र रूप को हटा देने के इन्होंने सुझाव दिया था।
उसके बाद 1953 में उत्तर प्रदेश सरकार ने तत्कालीन जो उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधा कृष्णन, इनकी अध्यक्षता में इन्होंने एक परिषद का गठन किया था 1953 में। और डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को रखने का सुझाव दिया था। तो देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को रखने का सुझाव किसने दिया था? डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी ने। तो ये मैंने देवनागरी लिपि के बारे में, इसके गुणों और दोषों के बारे में, इसकी वैज्ञानिक क्रमबद्धता के बारे में और इसके समय समय पर इसमें जो सुधार किए गए उनके बारे में डिटेल्स में आपको यहाँ पे बता दिया है। अब हम आगे चर्चा करेंगे विश्व हिंदी सम्मेलनों के बारे में। यहाँ से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय समय पर विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। तो कब आयोजित किए गए, कौन से शहर में आयोजित किए गए, कौन से देश में आयोजित किए गए, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 से 12 जनवरी 1975 को नागपुर शहर में हुआ था, भारत के नागपुर शहर में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1976 में पोर्ट लुई में हुआ था, मॉरिशस में। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 में नई दिल्ली में हुआ था। चौथा हुआ था 1993 में पोर्ट लुई में। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसके नोट्स आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और हिंदी व्याकरण के संपूर्ण नोट्स दोस्तों लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये जो सीरीज चल रही है हमारी, इसके संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन 1996 में पोर्ट ऑफ स्पेन में, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में ये पोर्ट ऑफ स्पेन शहर में ये आयोजित किया गया था 1996 में, पांचवा। छठा हुआ था 1999 में लंदन में। सातवां हुआ था 2003 में पारामारिबो में, सूरीनाम देश के पारामारिबो शहर में। 2007 में ये 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। ये कई बार पूछ जाता है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में न्यूयॉर्क शहर में, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। 9वां हुआ था 2012 में जोहान्सबर्ग में, दक्षिण अफ्रीका में। 10वां हुआ था 2015 में भोपाल में, भारत में। 11वां 2018 में पोर्ट लुई में। और 12वां, ये महत्वपूर्ण है 12वां, क्योंकि ये 2023 में हुआ, 15 से 17 फरवरी। आपको डेट भी मालूम होनी चाहिए। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 15 से 17 फरवरी 2023 को फिजी शहर में हुआ था, फिजी देश के फिजी शहर में। तो ये यहाँ पे विश्व हिंदी के जो अब तक सम्मेलन हुए हैं इनके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे बता दिया है। दोस्तों अब हम आगे चर्चा करते हैं हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में, यानी भारतीय संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है, किस प्रकार हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। प्रत्येक आर्टिकल के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करने वाले हैं। दोस्तों अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 17 के बारे में, जिसमें राजभाषा का प्रावधान है। राजभाषा क्या होती है, हमारी राजभाषा कौन है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। भाग 17 में जो अनुच्छेद हैं वो है अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक। तो प्रत्येक अनुच्छेद को मैं यहाँ पे डिटेल्स में आपको समझाने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले आपको ये समझना होगा कि राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है और राज्य भाषा क्या होती है। तो सबसे पहले समझते हैं यहाँ पे राजभाषा को। राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज भी कहा जाता है, या इसे राजकाज की भाषा या दरबारी भाषा के नाम से भी जाना जाता है। दरबारी भाषा भी इसे कहा जाता है, या इसे कहा जाता है राजकाज की भाषा, यानी जिस भाषा का प्रयोग ऑफिशियल कार्यों में किया जाता है। जो ऑफिशियल कार्य होते हैं, जो दरबारी कार्य होते हैं या राजकाज के जो कार्य होते हैं, उसमें इस भाषा का प्रयोग होता है। और भारत की अगर बात करें राजभाषा की, तो भारत की राजभाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है हिंदी, बल्कि भारत की राजभाषा है हिंदी। क्योंकि इस पर भी बहुत, वहां पे जब संविधान जो सभा थी वहां पे बहुत बहस हुई, इस पे बहुत चर्चा हो रही थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा भी घोषित किया जाए। लेकिन हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं किया गया, बल्कि हिंदी को राजभाषा बनाया गया। और जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी यहाँ पे क्या है, अंग्रेजी एक सहायक राजभाषा है। यानी अगर आप देखते होंगे ऑफिशियल जो वर्क होते हैं, जो ऑफिशियल वर्क होता है उसमें हिंदी का प्रयोग और मोस्टली वहां पे अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाता है। जो ऑफिशियल वार्तालाप होते हैं, ऑफिशियल आपने देखेंगे जो पत्र व्यवहार होते हैं, या जो ऑफिशियल कोई भी सूचना जारी की जाती है वो हिंदी या अंग्रेजी में जारी की जाती है।
तो यहाँ पे जो भारत की राजभाषा है, जो दरबारी भाषा है, जो राजकाज के कामों में जिसका प्रयोग किया जाता है वो है यहाँ पे हिंदी, और सहायक राजभाषा है अंग्रेजी। राष्ट्रभाषा की अगर हम बात करें, यानी इसको नेशनल लैंग्वेज कहा जाता है। नेशनल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो देश की सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय भाषा है, देश की लोकप्रिय भाषा, लोकप्रिय भाषा। अब अगर आपसे पूछ जाए कि हमारे देश की लोकप्रिय भाषा कौन सी है, लेकिन हमारे देश में क्या है, बहुत तरह की विविध भाषाएं हैं, विविधताओं से घिरा हुआ है हमारा देश, विविध भाषाएं यहाँ पे। इसलिए किसी एक भाषा को नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रभाषा बनाना बड़ा ही कठिन था। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कहा कि नेशनल लैंग्वेज हिंदी को बनाया जाए। अगर हम दक्षिण भारत के भारतीयों की बात करें तो वहाँ पे तमिल लैंग्वेज है, मलयालम है, उन्होंने उसकी मांग की। उसी प्रकार से अलग अलग क्षेत्र के जो अलग अलग राज्यों के जो लोग थे, उन्होंने उनकी जो भाषा है उसे नेशनल लैंग्वेज बनाने का यहाँ पे मांग की थी। इस पर बहुत भी बहस हुई थी। तो इसलिए यहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है वो कोई भी नहीं है भारत की, जो राष्ट्रभाषा है, क्योंकि देश में यहाँ पे एक भाषा नहीं है लोकप्रिय, बल्कि यहाँ पे बहुत सारे विविध भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, विविध भाषाएं बोली जाती है। तो इसलिए भारत की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। और राजभाषा पर यहाँ भी बहुत बहस हुई थी, जब राजभाषा बनाई गई हिंदी तो इस पर भी बहुत बहस हुई थी। लेकिन हिंदी में जो मोस्टली अगर हम भारत की बात करें तो जो उत्तरी क्षेत्र के जो राज्य थे, अधिकांशतः वो हिंदी क्षेत्र के राज्य हैं, तो हिंदी का पड़ा यहाँ पे भारी हुआ, इसलिए यहाँ पे हिंदी को राजभाषा बनाया गया। हिंदी को राजभाषा बनाने के पीछे कौन सा फॉर्मूला है, तो वो है मुंशी अयंगर फॉर्मूला। यहाँ पे एक आपको पॉइंट नोट करना है, मुंशी अयंगर फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के बेस पे, मुंशी अयंगर फॉर्मूला के बेस पे हिंदी को राजभाषा की संज्ञा दी गई, राजभाषा बनाया गया। कब, तो यहाँ पे 14 सितंबर 1949 को हिंदी को बनाया गया राजभाषा, हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया। और इसीलिए 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस के रूप में, हिंदी दिवस। अब देखो विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को, 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस। और 14 सितंबर को भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर को ही हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, राजभाषा हिंदी है, राष्ट्रभाषा भारत की कोई भी नहीं है, क्योंकि भारत में विभिन्न तरह की जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं। राज्यभाषा की बात करें, यानी स्टेट लैंग्वेज की जो स्टेट लैंग्वेज है वो होती है राज्य की लोकप्रिय भाषा, राज्य की लोकप्रिय भाषा, लोकप्रिय भाषा। अब यहाँ पे ये राज्य पे डिपेंड करता है कि उस राज्य में कौन सी भाषा है जो लोकप्रिय है, तो उससे ही उस राज्य की लोकप्रिय भाषा बनाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की जो राजभाषा है वो हिंदी है, और कोई भी राज्य एक या दो भाषाओं को अपने राजभाषा बना सकता है। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की जो प्रथम लैंग्वेज है, उत्तराखंड की जैसे एग्जाम्पल, ठीक है, उत्तराखंड की जो प्रथम लैंग्वेज है वो है हिंदी, प्रथम जो राजभाषा, और दूसरी जो राजभाषा है वो है संस्कृत। उसके बाद देखो अब यहाँ पे केरल की बात की जाए तो केरल की जो राजभाषा है वो है मलयालम, मलयालम। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की है बंगाली, उड़ीसा की है उड़िया, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनकी क्या है, हिंदी है, ठीक है। तो उत्तरी क्षेत्र के जो अधिकांश राज्य जैसे उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, इनकी जो राजभाषा है, स्टेट लैंग्वेज है वो हिंदी है। लेकिन देखो केरल की यहाँ पे मलयालम है फर्स्ट राजभाषा, ठीक है, पश्चिम बंगाल की बंगाली हो गया और उड़ीसा की उड़िया। तो यह स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा कि राजभाषा, राष्ट्रभाषा और राजभाषा क्या है। राजभाषा कौन है, हमारी हिंदी है, जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज है संघ सरकार की, ठीक, केंद्र सरकार की। अब हम आगे बात करते हैं और यहाँ पे जो आर्टिकल संबंधित हैं राजभाषा से उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 343 है, इसमें संघ की राजभाषा के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। अनुच्छेद 343 कहता है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि क्या होगी, देवनागरी होगी। यानी जो भी केंद्र सरकार के जो ऑफिशियल कार्य होंगे, जो राज्य कार्य होंगे, वो हिंदी भाषा में किए जाएंगे और सहायक भाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग, सहायक राजभाषा के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग भी किया जाता है। तो संघ की जो राजभाषा है वो हिंदी है और देवनागरी क्या है, इसकी लिपि होगी।
उसके बाद अनुच्छेद 344 कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति, यानी राजभाषा के संबंध में एक आयोग का गठन किया जाएगा और एक संसद की समिति का गठन किया जाएगा। अब जो आयोग है, आयोग का गठन कौन करेगा? आयोग का गठन करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा राजभाषा आयोग का गठन किया जाएगा। इसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य होते हैं जो कि 8वीं अनुसूची में जो शामिल भाषाएं हैं उसके क्या होते हैं? प्रतिनिधि होते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। एक इस आयोग का क्या होगा? अध्यक्ष होगा। और कार्य क्या होगा इस आयोग का? तो इस आयोग का कार्य है राष्ट्रपति को भाषा विषय पर सिफारिश करना, जो भी संबंधित इशू होंगे भाषा संबंधित, तो उससे राष्ट्रपति से सिफारिश करना। और एक जो ये संसद समिति है, तो संसद में एक समिति का गठन किया जाएगा भाषा को लेकर। इसमें जो कुल सदस्य होंगे वो होंगे 30। इसमें 20 होंगे लोकसभा के प्लस 10 होंगे राज्यसभा के, ठीक है। और इसका कार्य भी क्या है? आयोग की सिफारिश की समीक्षा करना। जो ये राजभाषा संबंधी आयोग है, इसने जो सिफारिश की है उसकी समीक्षा करता है ये संसद की समिति, जिसमें 20 सदस्य लोकसभा के होते हैं और 10 सदस्य होते हैं राज्यसभा के, और फिर उस पर राष्ट्रपति को अपनी राय देना। तो ये तो यहाँ पे राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। अब प्रथम जो राजभाषा आयोग था वो कौन था? ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है। तो प्रथम राजभाषा आयोग जो था वो था बीजी खेर आयोग। बीजी खेर की अध्यक्षता में बनाया गया और इसका गठन किया गया 1955 में राष्ट्रपति जी के द्वारा प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया बीजी खेर की अध्यक्षता में, यानी बीजी खेर आयोग जो कि प्रथम राजभाषा आयोग था। तो राजभाषा के बारे में यहां तक आपको समझ में आ गया। 343 और 344 दोनों आर्टिकल आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं 345, 346 और 347। इसमें हमें प्रादेशिक भाषाओं के बारे में जानकारी मिलती है। प्रादेशिक भाषाओं का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के आर्टिकल 345, 46 और 47 में। 345 कहता है राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, यानी जो राज्य है, जो देश के जो राज्य हैं, ठीक है, भारत के जो राज्य हैं, उनकी राज्य भाषा या उनकी राजभाषाएं क्या होंगी। तो जो राज्य की राजभाषा होगी वो राज्य विधानमंडल डिसाइड करता है, और राज्य में प्रयोग होने वाली जो भाषाएं हैं, किसी भी राज्य में जो प्रयोग होने वाली भाषाएं हैं, उनमें से जो सबसे लोकप्रिय भाषा है तो उसे वहां का विधानमंडल क्या करता है? राज्य की राजभाषा बनाता है या उस भाषा का चुनाव करता है। या अगर कोई ऐसी विशेष लोकप्रिय भाषा नहीं है तो फिर वहां पे हिंदी का वो चुनाव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, उत्तरी क्षेत्र के जो अधिकांश राज्य हैं, जिसमें आपका आ गया यूपी हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार, ठीक है, हरियाणा, राजस्थान आ गया इसमें। अब तो राजस्थान में यही मांग हो रही है कि राजस्थानी को वहां की राजभाषा बनाई जाए, लेकिन अभी तक, ठीक है, बिहार हो गया, राजस्थान, हरियाणा, ये सभी हिंदी बेल्ट के राज्य भी कहलाते हैं, यानी हिंदी क्षेत्रीय राज्य। और इनकी जो राज्य भाषा है, यानी इन राज्यों की जो राजभाषा है या राजभाषा है वो है हिंदी। तो या तो राज्य वहां की जो लोकप्रिय लैंग्वेज है, जो पॉपुलर लैंग्वेज है, उसे उस राज्य की राजभाषा बनाए, या फिर हिंदी को उस राज्य की राजभाषा बनाए, जैसे कि इन उत्तरी बेल्ट के राज्यों ने किया। अब जैसे केरल हो गया, तो केरल की जो लोकप्रिय भाषा थी वो थी मलयालम, तो इसलिए केरल ने अपनी राजभाषा किसे बनाया? मलयालम को बनाया। दूसरा यहाँ पे पश्चिम बंगाल की जो राजभाषा है वो है बंगाली। उड़ीसा की उड़िया। अब जो अगर हम बात करें पूर्वी जो राज्य हैं, जैसे मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, वहां की जो राजभाषा है वो अंग्रेजी है। तो इस प्रकार से यहाँ पे राज्य अपनी राजभाषा, वहां का विधानमंडल जो वहां पर लोकप्रिय भाषा है उसे राज्य की राजभाषा बना सकता है। अनुच्छेद 346 है, एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा। अब देखो यहाँ पे कि माना दो स्टेट हैं, जिसमें एक बात करता हूँ, यहाँ पे एक है यूपी
और ये है केरल। अब इन दोनों को यदि क्या करना है, आपस में कोई क्या करना है, पत्राचार करना है। यूपी ने पत्र भेजना है केरल को या केरल ने पत्र भेजना है यूपी को। अब इन दोनों के मध्य एक विवाद हो जाएगा। यूपी बोलेगा कि हमारी क्या है, राजभाषा हिंदी है, तो हम हिंदी में पत्र व्यवहार करेंगे। केरल बोलेगा कि हमारी राजभाषा क्या है, मलयालम है, तो हम यहाँ पे मलयालम में पत्र व्यवहार करेंगे। तो ऐसे में इन दोनों के मध्य एक क्या हो जाएगा, संघर्ष हो जाएगा, एक विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए आर्टिकल 346 कहता है कि यदि राज्यों और दूसरे राज्यों के बीच, यानी दो राज्यों के बीच यदि संवाद हो रहा है, पत्रादि हो रहा है, तो वो किस माध्यम में होगा, संघ की राजभाषा के माध्यम से। संघ की राजभाषा। अब संघ की राजभाषा कौन है, हिंदी। तो अगर केरल को और यूपी को आपस में पत्रादि या पत्र व्यवहार करना है तो उन्हें हिंदी में करना होगा, संघ की राजभाषा में करना होगा, या जो सहायक राजभाषा है उसमें अंग्रेजी का प्रयोग वो कर सकते हैं। ठीक है। या अगर यूपी को केंद्र सरकार से वो करना है, केरल को केंद्र सरकार से पत्र व्यवहार करना है, तो फिर वो भी संघ की राजभाषा से ही करना होगा। तो ये कहता है अनुच्छेद 346। 347 क्या कहता है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोले जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। यानी किसी राज्य की जो जनसंख्या है, अगर अधिकांश जनसंख्या किसी एक भाषा को बोलती है तो उसके संबंध में विशेष उपबंध किया गया है 347 में। यानी अगर राष्ट्रपति को, इस बात से राष्ट्रपति को संतुष्टि हो रही है कि राज्य की जो जनसंख्या है वो अधिकतर भाग में उस भाषा का प्रयोग कर रही है, तो फिर राष्ट्रपति के द्वारा उस भाषा को उस राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता दी जा सकती है, या राष्ट्रपति द्वारा उसे निर्देशित किया जा सकता है। तो ये कहता है अनुच्छेद 347, यानी जो अधिकांश बोली जाने वाली भाषा है राज्य में, उसके लिए विशेष उपबंध है। अगर वो बोली जा रही है, राष्ट्रपति से संतुष्ट है कि हाँ वो वहाँ पे अधिकांश जगह बोली जा रही है, अधिकांश क्षेत्रों में बोली जा रही है, तो उसे उस राज्य की जो राजभाषा है उसके रूप में उसे घोषित किया जा सकता है, या उसे राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है। तो प्रादेशिक भाषाओं के बारे में डिटेल्स में हमने अध्ययन कर लिया है। अब यहाँ पे उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों आदि की भाषा। अब उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। तो अनुच्छेद 348 कहता है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन होगी। तो कौन होगी यहाँ पे, तो 348 का क्लोज 1 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, यहां पर जो सभी कार्यवाही होंगी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही ये होगी अंग्रेजी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में होंगी सभी कार्यवाहियां। किसकी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। लेकिन 348 का क्लोज 2 कहता है कि राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी या अन्य राजकीय भाषा को उच्च न्यायालय की कार्रवाई की भाषा का दर्जा दे सकता है। जो हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंग्रेजी का प्रयोग किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्यवाही में। लेकिन 348 का क्लोज 2 ये कहता है कि हाई कोर्ट की जो कार्यवाही है, अगर राज्यपाल चाहे तो राज्यपाल किससे परामर्श करेगा, राज्यपाल करेगा राष्ट्रपति से परामर्श। और जिस राज्य का वो हाई कोर्ट है, तो उस राज्य की जो लोकप्रिय भाषा है या उस राज्य की जो राजभाषा है, तो उसका प्रयोग हाई कोर्ट की कार्यवाही में किया जा सकता है। तो यहां तक आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि जैसे आप चले गए, माना कोई उत्तरी क्षेत्र के व्यक्ति है, वो हिंदी भाषी है, उसे हिंदी का नॉलेज है, और वो चला गया कहाँ, दक्षिण भारत में। अब दक्षिण जैसे वो केरल में चला गया और केरल में मलयालम का प्रयोग है, और अगर केरल का जो हाई कोर्ट है वहां पर मलयालम भाषा का प्रयोग होता है, वहां की जो कार्यवाही होती है वो मलयालम भाषा में होती है माना, और जो यहाँ से उत्तरी भारत से वहां जा रखा है उसे मलयालम भाषा नहीं आती है, और अगर उसे वहां के कोर्ट जाना पड़ गया है और कुछ शिकायत करनी है तो वो अपनी हिंदी भाषा में भी वहां पे शिकायत कर सकता है। यानी शिकायत किसी भी भाषा में कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल 349 349, तो ये कुछ विशेष नहीं है, भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रियाएं इसमें दी गई हैं। अब यहाँ पे जो 350 और 351 ये अनुच्छेद हैं, इसमें कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं भाषा के बारे में। तो अनुच्छेद 350 है, ये कहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा,
अगर कोई भी समस्या है, कोई भी व्यथा है, उसके निवारण के लिए किसी भी भाषा का आप प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको, अब जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि अगर आपको किसी हाई कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करानी है और उस हाई कोर्ट की लैंग्वेज वो है जो आपकी नहीं है, जैसे केरल की लैंग्वेज मलयालम है और आपकी हिंदी है, तो वहां पर आप हिंदी में क्या कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। तो व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, तो आप किसी भी भाषा का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। 350 में दो क्लोज आते हैं, 350 का क्लोज का और खा। 350 का जो क्लोज का है ये कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं, यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कई बार कि किस संविधान में उल्लेख है कि प्राथमिक जो मातृभाषा है प्राथमिक स्तर पर उसे बढ़ावा देना। तो वो कहता है 350 का क्लोज का, यानी प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी, मातृभाषा में सुविधाएं दी जाएंगी शिक्षा की। और जो क्लोज का है ये कहता है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, ठीक है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है तो उनको भाषा के आधार पर उनको विशेष अधिकारी यहाँ पे उसका प्रावधान किया गया है 350 के क्लोज खा में। 351 है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं, किसको निर्देश दिए गए हैं यहाँ पे संघ को, यानी हिंदी भाषा को बढ़ावा देना ये महत्वपूर्ण कर्तव्य है, ये कर्तव्य है किसका, संघ का, हिंदी भाषा को बढ़ावा देना, क्योंकि हिंदी क्या है हमारी राजभाषा है। हिंदी भाषा को बढ़ावा देना ये कहता है अनुच्छेद 351। हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं संघ को। संघ यहाँ पे क्या करेगा, हिंदी भाषा को बढ़ावा देगा। तो संविधान में यहाँ पे जो भाग 17 था उसमें जितने भी आर्टिकल थे वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में बता दिए हैं। अब दोस्तों हम चर्चा करते हैं 8वीं अनुसूची। जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं के बारे में उल्लेख देखने को मिलता है। इसमें कुल 22 भाषाएं हैं, लेकिन मूल रूप से अगर बात करें तो मूल जो भाषा थी इसमें वो थी 14 भाषाएं, लेकिन 8 भाषाओं को बाद में जोड़ा गया और टोटल अभी क्या है, कुल भाषा है 8वीं अनुसूची में। अब देखो मूल रूप से 14 भाषाएं कौन कौन सी थी इसमें, असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं मूल रूप से 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो सिंधी है, सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन विधेयक, 21वां संविधान संशोधन विधेयक 1967 के माध्यम से सिंधी भाषा को यहाँ पे जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में। उसके बाद कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, इन 3 भाषाओं को 71वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 में 1992 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और उसके बाद मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली, इन 4 भाषाओं को 92वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के माध्यम से, 92वें संविधान संशोधन विधेयक 2003 के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में अभी वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो वो है यहाँ पे 22 भाषाएं। दोस्तों तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मैंने आपको यहाँ पे डिटेल्स में हिंदी भाषा के विकास के बारे में बताया, हिंदी की प्रमुख उपभाषाओं और बोलियों के बारे में बताया, साथ साथ हमने चर्चा की हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि के बारे में, इसके विकास के बारे में, इसके गुण और दोष के बारे में, और इसमें कौन कौन से सुधार किए गए। और अंत में हमने चर्चा की विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में, और साथ ही साथ हिंदी का भारतीय संविधान में क्या स्थिति है, हिंदी का राजभाषा के रूप में हमने चर्चा की।